हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसे कि हमने पिछली बार जो टॉपिक कवर किया था, कौन सा किया था? यस, एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेथ चैप्टर का। डेथ चैप्टर में हमने कौन सा टॉपिक लिया था? कोई पर्टिकुलर टॉपिक हुआ था, उसका नाम बताइए क्या था? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो आई होप वो बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप डेथ चैप्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट है, और रिटायरमेंट में सेम उससे रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनता है हमारा? लोन अकाउंट बनता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों के लिंक दे दूंगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा वॉल्यूम 1 का सबसे लास्ट और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोजर ऑफ अ फर्म। क्लोजर ऑफ अ फर्म यानी फर्म को बंद करना। ठीक है, अब देखिए दो चीजें होती है। हमने जितने चैप्टर पढ़े, फंडामेंटल पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, इस सब में क्या था? हमारा कंस्ट्रक्शन था। और डिसोल्यूशन में क्या करेंगे हम? डिसोल्यूशन में होगा हमारा डिस्ट्रक्शन, यानी कि क्लोजर होगा, यानी मतलब क्या होगा? खत्म करना। अब देखिए किसी भी चीज को बनाने में समय लगता है। जैसे एक पेड़ को उगाना है, एक पौधे से पेड़ को बनाना है तो कई साल लगेंगे। अब उसे डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है तो कुछ मिनट लगेंगे। तो इस हिसाब से ये भी पता चलता है कि ये चैप्टर वॉल्यूम 1 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। क्या है? सबसे इजीएस्ट चैप्टर। और 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का आपका एमसीक्यूज में आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करके इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखिए यहां पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। मैं पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं, दो चीजें होंगी हमारे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या दोनों सेम है, अलग है? अलग है। जैसे नाम हुआ, एक हुआ डिसोल्यूशन किसका? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का विघटन यानी टूटना। इतनी शुद्ध हिंदी से बोलना क्योंकि हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हो वो हिंदी मीडियम के भी हो। तो विघटन मतलब टूटना, पार्टनरशिप का खत्म होना, टूटना। और एक होता है सर पार्टनरशिप फर्म का टूटना। अब देखिए पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, हम इसको देख लेते हैं यहां पर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी कि इसमें यह होगा कि जैसे पार्टनर हमारे कौन? ए, बी और सी। या अब इनमें से ये 2-3 पार्टनर हैं। अब एक पार्टनर कहता है भाई मैं रिटायर हो रहा हूं या मैं जा रहा हूं, या इसकी डेथ हो गई, तो फर्म तो है, जो फर्म है, फर्म तो सर चलती रहेगी, बंद हो जाएगी? चलती रहेगी। सर एक पार्टनर की डेथ हो गई या एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो फर्म तो आपकी चलती रहेगी, यानी फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। चेंज क्या हुआ है? पार्टनरशिप। अब जब नई पार्टनरशिप बनेगी तो किसके बीच बनेगी? ए और बी की। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। दूसरा होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। भाई ये फर्स्ट केस था हमारा। अब सेकंड केस में क्या होगा? 2 पार्टनर थे ए और बी, इन्होंने नए पार्टनर को ज्वाइन करा लिया, एडमिट कर लिया। किसको? डी को, सी को। ठीक है ना, चलो डी बोल देते हैं क्योंकि सी पिछले में था। तो अब नई पार्टनरशिप जो बनेगी वो कैसे बनेगी? ए बी डी के बनेगी। पर पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा। पार्टनरशिप फर्म क्या है? स्टेबल है, कांस्टेंट है और चलती जा रही है। तीसरा पॉइंट होगा चेंज इन पीएसआर। अब इसमें क्या केस होगा भाई? आपके 3 पार्टनर थे ए बी सी, इनकी रेशियो थी 3:2:1। 5 साल के बाद उन्होंने सोचा यार बहुत ज्यादा हो गया, अब तो हम 5 साल से बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस अच्छा भी चल रहा था, क्यों ना हम आपस में क्या कर लें? शेयर को इक्वल कर लेते हैं। तो अब ये पार्टनरशिप टूट जाएगी। पार्टनरशिप किसकी थी? कि उनकी रेशियो होगी 3:2:1। अब नई पार्टनरशिप बन गई तो रेशियो क्या बन गई? तो ये, तो इस तीनों केस में क्या हुआ? हमारा इंपैक्ट किस पे पड़ा? केवल पार्टनरशिप पे, पर फर्म पे कोई चेंज नहीं आया। तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो चैप्टर है, जो एक चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अब फर्म खत्म होगी। सर फर्म खत्म तो पार्टनरशिप तो अपना भी गई। अरे जब फर्म चली गई तो पार्टनरशिप ही गई। बिल्कुल सिंपल। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है अच्छा इसमें सेक्शन का भी ध्यान रखना। इसमें सेक्शन दिया नहीं, मैं बताता हूं। इसमें सेक्शन आएगा पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 39 आएगा। ठीक है, सेक्शन 39 आएगा इसके अंदर। तो क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, खत्म होना, बंद होना। टर्मिनेशन कहते थे कि भाई मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया, तो मतलब निकाल दिया, निकाल फेंका,
निकाल दिया, निकाल फेंका। तो टर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप अमंग द ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी कि तीनों पार्टनर के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं है। पार्टनरशिप का रिलेशन तो रहेगा, यार दोस्त रहेंगे, सगे संबंधी होंगे तो वो भी रहेंगे, पर पार्टनरशिप नहीं है, कोई लीगल पार्टनरशिप उनके बीच में नहीं है। आई होप अपनी बात समझा पा रहा हूं। तो ठीक है, तो ये हमारा सारा हो गया अभी पार्टनरशिप कैसे, पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होती है। अब ये इसके रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है, उसको देखते हैं हम। चलिए, तो अब हम पकड़ेंगे भाई कि कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो जाता है एक फर्म का, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें एक जो आता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, यानी कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होगा, दखलंदाजी, यानी कि जो कोर्ट उसमें अपनी दखलंदाजी नहीं करेगी तो कैसे एक फर्म बंद हो सकती है। तो पॉइंट क्या कहता है, कहता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी जो आपके पार्टनर थे, कौन थे पार्टनर, एबीसी तीनों आपस में मिलकर बातचीत कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करते हैं कि भाई ऐसा है कि हम आगे फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, हम फर्म को यही डिसॉल्व करेंगे। अब कोई भी रीजन हो सकता है उनका, है ना भाई, तो वो अपनी सहमति से, तीनों की सहमति से बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होगा भाई, कहता है अ फर्म इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन, पहला पॉइंट, when all or all but one partner firms become insolvent। insolvent का मतलब क्या होता है, दिवालिया, यानी कि a person who cannot pay out his debt, यानी एक पार्टनर या तीनों के तीनों पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो इसको कंपल्सरी डिसॉल्व करना जरूरी बनता है। क्या था भाई, द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब क्या होगा, कानून के दायरे में वो बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, वो गलत हो चुका है, यानी कि अवमान्य हो गया, यानी कि वो क्या है, इलीगल। अवमान्य मतलब क्या हो गया, इलीगल। तो ऐसे केस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। तो अब तीसरा पॉइंट, दो पॉइंटों में तीसरा क्या था, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 42। हैपनिंग ऑफ ए इवेंट का मतलब क्या होगा, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, क्या था, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस हो जाए, ठीक है, पार्टनर क्या हो जाए, कोई दिवालिया हो जाए, या डेथ ऑफ ए पार्टनर। कई बार ऐसा होता है, वैसे अगर हम कहते हैं कि भाई एबीसी 3 पार्टनर हैं और एक बंदा डेथ भी हो जाता है, दो चलाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई एक पार्टनर की डेथ की वजह से तीनों कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे बिजनेस को, तो उन्होंने बंद ही कर दिया बिजनेस। ठीक है, ये भी होता है, सदमे में आ गए, नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये अच्छा पॉइंट है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उसका मतलब क्या होगा कि भाई आप उसमें क्या होगा कि आपने सपोज करो कोई प्रोजेक्ट लिया, एक बिल आपने कोई प्रोजेक्ट लिया कि भाई पुल बनाना है, ठीक है, आप तू भी देख लो, इसको तो देख लो, ये बड़ा क्यूरियस हो रहा है वीडियो में आने के लिए, चलो यहां से। तो ठीक है, तो आपने कोई प्रोजेक्ट लिया कि भाई एक हाईवे बनाना है, और हाईवे बनाने के लिए आपने 10 साल, हाईवे बनाने के लिए आपने क्या करना है, 10 साल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 10 साल जैसे ही कंप्लीट हुए और आपका हाईवे कंप्लीट हुआ, आपने पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दिया। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि फ्लाई वगैरह हो गया, या कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई कंस्ट्रक्शन की चीज बनाई, वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, आपने फर्म को क्या करता है, डिसॉल्व कर दिया। फिर क्या कहता है, ऑन नोटिस बाय सेक्शन 41 द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमने पार्टनरशिप तो जोड़ ली, पर उसकी ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, पर अब उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये चीज लागू हो जाती है। फिर आता है अपना फॉर्म। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमारा काफी हो चुका, थोड़ा सा और बेसिक्स, यानी जो कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के, क्या समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर ये सीख लिए तो समझ लो आज हमने 80% काम कर लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपने पकड़ लिए तो हमारा 80% काम हो चुका है। अब देखिए डिसोल्यूशन, अब यहां पर देखेंगे आप, ये है मेरी एक बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, 3 की बैलेंस शीट है मेरी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मेरा मन ये है या मेरा विचार ये है, मेरा मतलब एज ए पार्टनर मेरा मन या मेरा विचार ये है, अब रीजन कोई भी हो सकता है, बाय कोर्ट हो सकता है, बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या बाय हैपनिंग का इवेंट हो सकता है। मतलब सीधी सी बात ये हो रही है कि भैया तो उनको हमने क्या करना है, डिसॉल्व करना है, क्लोजर करना है, क्लोज करना है। तो फर्म को क्लोज करने का मतलब ये होता है, ये साइड कौन सी होती है मेरी, और ये साइड कौन सी होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स में हमारी कई चीजें होंगी, जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगा, मशीनरी, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगा, स्टॉक होगा, डेटर हो सकता है। ऐसे मैं अमाउंट लिख देता हूँ उसकी तरह कुछ ना, ताकि सही से समझ में आ जाए। 10,000 और लेस प्रोविजन 1,000, तो बाहर अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, 9,000। ये विजिबल है, साफ दिख रहा है, ठीक है। ये वाली खास चीजें जाएंगी। दूसरा लेते हैं P&L
डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म ऑफ द पार्टनर ए बी सी। तीन पार्टनर की हमारी बैलेंस शीट है और आज की डेट में हमने डिसाइड कर लिया है कि भैया हमने अपने बिजनेस को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, खत्म करना है। तो यानी इसमें क्या होगा, जो मेरी एसेट्स हैं, जो मेरी एसेट्स हैं, यानी कि देखो बिजनेस को बंद करना है तो अब मुझे किसी भी एसेट का या किसी भी लायबिलिटी के अकाउंट से कोई मतलब नहीं होगा। यानी सीधी बात में मैं कहूंगा तो मुझे हर एसेट के अकाउंट को या लायबिलिटी के अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, खत्म। क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, क्या बोलेंगे इसका हेडिंग को हम, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एसेट का बैलेंस क्या होता है मेरा, डेबिट है क्रेडिट? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने समीक्षा। एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। अगर मैं ये बनाऊंगा टी अकाउंट बनाता हूं और यहां पर लिखता हूं एसेट, तो प्लस इधर आएगा या प्लस इधर आएगा? हां, प्लस डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अगर आदृति लायबिलिटी साइड है मेरी तो मेरा प्लस बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। वेरी गुड। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि एसेट का मेरा ओपनिंग बैलेंस यानी एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस मेरा क्रेडिट होता है। अगर मैंने एसेट को बंद करना है तो मैं उसको क्या कर दूं, मैं उसको क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? तो ठीक है, जैसे लैंड है, लैंड की जो कीमत थी 10,000 थी, चलो नहीं 10 ये भी होता है, इसको थोड़ा सा 12,000 कर देता हूं। लैंड की कीमत मेरी 12,000 है, इस अकाउंट को मैंने क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको टू लैंड कर दूं। हाँ है ना? क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट होगा तो लैंड मेरी फिनिश हो चुकी है। पर यहाँ पर अब देखिए, जब भी हम रियलाइजेशन, बेटा यहाँ दिख रहा है विजिबल है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा पैन का रूप चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जब भी हम क्या करते हैं, इसके अकाउंट्स बनाएंगे, किसमें, डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में जो हमारे अकाउंट बनते हैं, अच्छा पहले रिवैल्यूएशन में अकाउंट कौन कौन से, एडमिशन चैप्टर में क्या बनते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पीसीए बनता है, बैलेंस शीट बनता है और कहीं कहीं पे कैश अकाउंट बनाते हैं। पर जब ये बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे सर, रिवैल्यूएशन तो बनाने की जरूरत है नहीं। अब क्या बनेगा, तो सर इसका बनेगा रियलाइजेशन। ये विजिबल हो रहा है वीडियो में? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकंड पीसीए अकाउंट बनेगा, तीसरा कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। लोन अकाउंट भी बन जाता है कई बार, ठीक है जी। क्या बनेगा, लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट। हाँ है ना? यस सर। अरे हाँ है ना? यस सर। बेटा यहाँ पर आप गलत हो, जब बिजनेस मैंने कंटिन्यू नहीं करना तो बैलेंस शीट को क्यों बनाऊंगा मैं? बैलेंस शीट को हमने बनाना ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते हैं इनसाइडर और आउटसाइडर के लिए। इनसाइडर मतलब जो हमारी कंपनी के लोग हैं, हमारी फर्म के लोग हैं, उनको पता चलेगा हमारी फर्म क्या कर रही है। और आउटसाइडर मतलब जो इन्वेस्टर्स वगैरह, उनको पता चलेगा हमारी फर्म ग्रो कर रही है, इनकी फर्म ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, इसमें पैसा लगाए या ना लगाए। पर यहाँ पर तो हमने साफ बोल दिया भैया बिजनेस को बंद कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट की नीड है, तो बैलेंस शीट नहीं बनती। इसमें मेन क्या होता है हमारा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का हमारा सब मेन काम होता है, ये एज किसके वक्त करेगी, बैलेंस शीट का। आई होप मैं बात समझा पा रहा हूं। तो बेसिकली तीन बनेंगे, रियलाइजेशन, पीसीए और कैश अकाउंट। किसी किसी में लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है, तो ये मेरे अकाउंट बनेंगे। अब मैंने क्या करना है कि भैया एसेट को क्या करना है, एसेट को मैंने क्लोज करना है, एसेट को मैंने बंद करना है, क्योंकि मुझे अब लैंड की जरूरत नहीं है, तो मैं क्लोज करूंगा। हाँ है ना? तो क्लोज करने के लिए उसको डेबिट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। ऐसी मैं बिल्डिंग को करूंगा क्रेडिट, क्या करूंगा, बिल्डिंग को मैं टू बिल्डिंग। ऐसी मैंने जितनी भी एसेट्स थी, अब एसेट्स देखिएगा यहाँ पर कौन सी हैं, ये जितनी भी एसेट्स हैं, ये टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स। तो दिमाग में बैठा लो, जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं, इनके अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। इनके अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। यानी कि अब फ्यूचर मतलब जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इनका अकाउंट नहीं बन सकता, है ना? इनको मैंने क्लोज कर दिया बच्चे, तो मैंने डेबिट के बैलेंस को क्या कर दिया, टू लगा के क्रेडिट कर दिया। पर इसका भाई जनरल एंट्री के हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों चाहिए होते हैं। जनरल एंट्री के हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों चाहिए होते हैं। तो ये क्या है मेरा क्रेडिट, तो डेबिट क्या करूंगा इसको मैं, डेबिट क्या करूंगा, ऐसे अकाउंट को, हाँ भाई तू कर ले यार, तो ऐसे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे जहां पर ये जाएगा। तो अब देखिए मैं एक यहां पर प्यारी सी टी अकाउंट बना देता हूं, आ गया ये टी अकाउंट, और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा,
ये दिख रहा भाई? यस सर। रियलाइजेशन, ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट यानी जितनी भी ये कौन सी एसेट्स थी? टेंजिबल एसेट्स। अब सवाल उठता है सर इनटेंजिबल एसेट, अच्छा मैंने डेटर को ब्लू कलर से लिखा है क्यों? इसके पीछे रीजन है। देखिए डेटर के अमाउंट में देखेंगे तो डेटर की अमाउंट मैं 9000 मान के चलूं या 10000 मान के चलूं? 9000। जी नहीं, डेटर के अमाउंट को मानेंगे हम 10000, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा बेटा मैं? 10000। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 10000। पर ये प्रोविजन, ऑल प्रोविजन आर लायबिलिटी, ऑल प्रोविजन आर लायबिलिटीज, ठीक है, तो इसको मैं लायबिलिटी में ट्रीटमेंट करूंगा, फिलहाल अभी रोक रहा हूं, तब देखेंगे सब चलेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ये चीज को ट्रांसफर किया 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने ये ट्रांसफर नहीं किया, ये ट्रांसफर नहीं किया, क्यों? ये क्या है दोनों मेरे? ये इंटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं, ये क्या है मेरी? फिक्टिशियस एसेट्स। ये कौन सी है मेरी? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? ये कहने के लिए एसेट्स हैं बस, ये कहने के लिए एसेट्स, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स के फिक्टिशियस एसेट्स हो, कहने के लिए एसेट्स हो। बताता हूं कैसे, मैं पहले अकाउंट्स की टर्म में समझाता हूं, फिर आपकी टर्म पे आता हूं। अब देखिए जैसे मैंने अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा दिए मार्केट में, तो वो एक तरह से क्या मेरा एक्सपेंस, एक तरह से क्या मेरा खर्चा है, मेरे तरह से एक्सपेंस है। अगर उसको पढ़ के बच्चे आते हैं तो वो मेरे लिए इनकम जनरेट कर जाएगा, एसेट बना देगा, पर अभी है नहीं। ऐसे आपके पेरेंट्स आप पे क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। अगर आप कामयाब बन गए तो आप एसेट बन गए, नहीं तो आप खर्चे रहे, फिक्टिशियस एसेट। तो आप सब क्या है? एक तरह की आपके पेरेंट्स की खर्चे हैं, और वो भी बेतुके खर्चे। अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूं तो आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कमा 1 रुपया नहीं रहे, खर्च लाखों रहे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये पब्लिसिटी है कि भैया हमें इकोनॉमिक्स भी आती है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने जितनी टेंजिबल एसेट्स थी, अब दूसरी भाषा में समझाते हैं। कई बच्चों को जो पहली बार लेक्चर सुन रहे हो ना, टेंजिबल इंटेंजिबल की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जो फिजिकल फॉर्म होता है। पर अगर रियलाइजेशन को मैं आसान भाषा में समझाऊं, कई बच्चों का इतना बारीकी नहीं होता कि 11th में पैसे बचा लेते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनको इतना पता नहीं चलता टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। यहाँ पर ही बैठे हुए बच्चे सीधा 12th में आए मेरे पास, वो मुंह बना रहे जीभ से, तो गलती उनकी है। बेटा 11th और 12th में जितना पैसा आप पढ़ाई पे खर्च करोगे वो आपका खर्चा नहीं, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इनको हम बोलेंगे वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको यहां ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ गई? अरे है ना? ठीक है, अब चलते हैं हम, ये भी हो गया, तो इनका ट्रीटमेंट तो इसके अंदर नहीं आएगा। आई होप सारी चीजें होगी। अब चलते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। तो लायबिलिटीज में चलने के लिए हमने देखना है, जो हम इसमें पकड़ेंगे कौन सी? आउटसाइडर। आउटसाइडर लायबिलिटी, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं हम थर्ड पार्टी। इसको हम क्या बोल देते हैं? थर्ड पार्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी कौन सी होती है? फर्स्ट पार्टी होती है सर हमारी फर्म। सेकंड पार्टी कौन सी होती है? पार्टनर्स। वेरी गुड, सेकंड पार्टी हो गया आपके पार्टनर्स। और थर्ड पार्टी कौन सी होगी? आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स। तो बेसिकली जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे वो किसकी करेंगे? थर्ड पार्टी। रीजन बताते हैं क्यों। देखिए आप पिछले 10 साल से बिजनेस को चला रहे हैं, आपको बिजनेस चलाने के लिए लोगों से पैसा भी लेना पड़ता है, उधार पे माल भी लेना पड़ता है, क्रेडिटर्स जनरेट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, क्रेडिटर्स जनरेट हो जाते हैं, बिल्स पेपर जो आपको माल का पैसा चुकाना है, बैंक से लोन ले रखा है। अच्छा बैंक लोन 2 बार आ गया, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या बीज लोन यानी कि पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर भी लोन दे सकता है, ठीक है, या ए की वाइफ से लोन लिया, ठीक है, ए की वाइफ कौन है आपकी? भाभी। भाभी, बड़े कैसी बातें कर रहे हो भाभी, चलो ठीक है भाभी बोल लेते कोई नहीं, ठीक है। ए की वाइफ क्या होगी? इन पार्टनर्स के लिए, बी और सी के लिए क्या होगी? ए भाभी। हाँ बात सही, चलो भाभी कह सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी हमारी, ठीक। तो हमने ये देखना है, देखिए जब भी आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो क्या आपके पार्टनर को दिक्कत करेंगे? नहीं, क्योंकि तीनों की सहमति है तो बंद हो रहे हैं। पर जो आउटसाइडर है जिनसे आपने उधार पे माल ले रखा है या जिनको आपने पेमेंट करनी है, क्या वो मान जाएंगे? नो सर, कि भैया आप तो साधु बनने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो उधार है वो छोड़ो, हमने माफ कर दिया, कोई करेगा नहीं। वो आपका क्या पकड़ेगा? गला, सीधा गला पकड़ेगा और बोलेगा ला साटा हक एथे रख। तो आपने क्या करना है, whenever you are making the realization account in the dissolution of a partnership firm, so you have to pay the outsider liability, तो क्या करना है आपने? आउटसाइडर की लायबिलिटी को जरूर पे करना है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि भैया इसमें आउटसाइडर कौन से हैं,
ठीक है, तो इसमें आउटसाइडर कौन से होंगे? अब जो पार्टनर्स कैपिटल्स है, ये कैपिटल अकाउंट कौन हो गए? ये फर्स्ट पार्टी होगी। क्रेडिटर्स कौन सा हो गया? थर्ड बिल्स, थर्ड बैंक लोन, थर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, थर्ड बीज लोन, सेकंड बीज लोन क्या हो गया? सेकंड ए, थर्ड P&L, ये हो गया। फिर टीसीएस एक्सपेंसेस, सेकंड हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसिव। तो लोन P&L अगर क्रेडिट साइड में है तो ये आपके लिए क्या है? लॉस, और P&L अगर डेबिट साइड में तो क्या आपके लिए? प्रॉफिट है। तो ये कहां जाएंगे आपके? पीसीए में। ये कहां जाएंगे आपके? पीसीए में। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्या मैंने कोई चीज छोड़ी? सब ले ली अच्छे से। ये भी कहां? फर्स्ट पार्टी कहां जाएगी? पीसीए। ठीक है जी, और 20 का लोन जो होगा उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जो मैंने यहां लिखवाया था आपको, लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो चलिए अब जो थर्ड पार्टी उसको यहां डाल देते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करें प्लीज। चलिए, तो अब हो सकता है यहाँ पर जनरल रिजर्व भी हो, तो वो भी इसी कैटेगरी में है, वो भी किसमें चला जाएगा सर? आपका पीसीए वगैरह में। जब जनरल रिजर्व हो, डब्ल्यूसीआर हो, आईएफआर हो। अच्छा, डब्ल्यूसीआर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिसोल्यूशन के रिलेटेड, वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार 3 मार्कर के क्वेश्चन को आ जाता है कि डब्ल्यूसीआर में और आपका क्या नाम है आईएफआर में कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो ये हमारा, अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर एसेट को क्लोज करना है तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? टू एसेट्स। ठीक है जी, 2 एसेट्स, और बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटी को क्लोज करना है तो लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है तो रियलाइजेशन टू एसेट, और यहाँ पर आ रहा है तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने एसेट्स को और लायबिलिटी को क्लोज कर दिया, यानी कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दी थी टेंजिबल उनको ट्रांसफर कर दिया, यानी उनको क्लोज कर दिया, और लायबिलिटी जो पे ऑफ करनी है उनको भी क्लोज कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो आगे चलते हैं पॉइंट में। चलिए, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अभी हमने 2 चीजें करी, कौन कौन सी? क्लोजर ऑफ एसेट्स और क्लोजर ऑफ लायबिलिटी की। तो क्लोजर ऑफ एसेट में हमारी जनरल एंट्री क्या बनी थी? इसमें बनी थी हमारे एसेट, बताइए जल्दी। रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है ना, ऐसा। और इसमें क्या बनी है हमारी? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो यानी सीधा साधा यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? रिलेशन अकाउंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? टू एसेट्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? बाय लायबिलिटीज। अब एसेट को हम सोल्ड भी तो कर सकते हैं, और इसकी एडजस्टमेंट कहाँ दी होगी आपको? इसका ट्रीटमेंट कहाँ दिया होगा? एडजस्टमेंट में दिया होगा कि भैया हमारी जो लैंड थी, जो हमारा पिछले बैलेंस शीट में थी, बैलेंस शीट में हमारी लैंड कितनी दिखा रखी थी बेटा? 12,000 लैंड दिखा रखी थी 12,000 की, और आज की डेट में ये 50 लाख में बिक गई। कितने बिक गई? या 1 करोड़ में बिक गई। 50 लाख में 1 करोड़ में बिक गई। तो हमने इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, बस हमें ये देखना है कि पैसा कितना आया है। तो सेल ऑफ एसेट में एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, सेल करने से एसेट को फर्म के पास पैसा आएगा जाएगा? तो क्या लिखेंगे हम? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू अब देखिए यहां पर तुम मार्क खा रहे हो, तो अगर आप लिखते हो टू लैंड अकाउंट, पर बच्चे लैंड को तो आप ऑलरेडी यहां डाल चुके हो ना, तो अकाउंट तो आपने उसका क्लोज ही कर दिया। अब लैंड का नाम कैसे लिख दोगे? है नहीं, आपने इसको जब यहां ट्रांसफर किया था इनटेंजिबल एसेट को, तो मैंने क्या बोला था? अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। जब अकाउंट क्लोज कर दिया तो उसका नाम कैसे आएगा? आगे वर्सन में तो क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। आई होप अपनी बात समझा पाया। यस सर। अब ब्रैकेट में आ जाएगा लैंड, ठीक है? है ना? तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा? बाय बैंक, अब ब्रैकेट में लैंड। आई होप ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों मैंने नाम नहीं लिखा उसका? क्योंकि मैं उसका अकाउंट क्या कर चुका हूँ? क्लोज। उसको डेबिट में ट्रांसफर करके मैं उसका अकाउंट तो क्लोज कर दिया। ऐसी कोई एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने कहा ये एसेट मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कोई कार, तो उसने कहा मैं ले जा रहा हूँ, मना थोड़ी कर सकते हूँ, ले जा, पर तू पैसे देगा। तो उसके नाम पे डाल देंगे हम, क्या लिखेंगे इसको हम? बोलो ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लैंड, तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि लैंड का अकाउंट तो क्लोज हो गया। नहीं, कार भी क्लोज कर दिया, अगर कार होगी तो टू रियलाइजेशन। बात समझ आ रही बच्चे? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर? बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ब्रैकेट में का, ठीक है, क्लियर है मामला? अरे हाँ ना, आई होप अब जनरल समझ में आ रही है आपको, जनरल भी समझ में आ रही है और एंट्री भी समझ में आ रही है। ऐसी लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, पार्टनर, अब देखो क्या हुआ, आप तीनों चारों बैठे हुए थे, पार्टनर एबीसी बैठा हुआ था, एक बंदा आ गया आपसे तकाजा कर रहा है, ये लाओ भाई मेरे पैसे थे 2 लाख रुपए। अब उस समय बड़ी दिक्कत है, पैसा है नहीं भाई, पैसा कब आ गया तो एसेट को बेचेंगे पर पैसा नहीं आया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी फर्म की इज्जत बचाने के लिए क्या कहते हैं, यार चल छोड़ो मैं इस समय मैं देता हूँ, तो पार्टनर ने पेमेंट कर दी और वो बंदा चुपचाप चला गया, ठीक है ना? तो ऐसा केस हो सकता है, तो ऐसे केस में पैसा आया गया तो टू बैंक कह लो या बेटा और सेम वही रिलेशन में आएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पर टू बैंक या कैश, अब ब्रैकेट में पेमेंट टू क्रेडिटर या जो भी होगा, ठीक है ना? सीबीएसई का अपडेट और है जो पिछले 2-3 साल से आ रखा है, उसमें क्या था, अब देखिए जैसे ये हमारी बैलेंस शीट थी, इसमें हमारी सारी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल ये दे रखा है। गुडविल भी ट्रांसफर होती है सर, क्योंकि गुडविल भी एसेट है और वो बिक जाती है, वो पैसे में कन्वर्ट होती है। अब सपोज करो एडजस्टमेंट में इसके बारे में क्या रखा था कि भैया ये एक कितने की चली गई, 50 लाख की, ये 1 करोड़ की चली गई। फर्नीचर कहते हैं कि भैया 80,000 तो कम में गया फर्नीचर, है ना, 80,000 का था 20,000 में चला गया, गुडविल भी बिक गई। पर एडजस्टमेंट में मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा था, एडजस्टमेंट में मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो हम जब भी कभी एसेट, वो टेंजिबल एसेट जिसको हमने ट्रांसफर किया, वो टेंजिबल एसेट जिसको हमने ट्रांसफर किया पर उसका एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट में कोई उसकी एंट्री नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हम उसको फुली पेड अप मानेंगे। उसको क्या मानेंगे हमेशा? बाय डिफॉल्ट बाय फुली पेड अप। तो उसको क्या लिख देंगे हम? बाय बैंक या बाय कैश, और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे हम। ये नया पॉइंट जुड़ा है पिछले 3 साल से। अगर आप मेरी डिसोल्यूशन की पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पुरानी वीडियोस ना देखें, क्योंकि वहां पर ये अपडेशन नहीं हो रखा है। लेटेस्ट वीडियो में ये अपडेशन है कि अब मशीनरी अकाउंट भी, यानी कि जो टेंजिबल एसेट्स है, अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो उसको हम फुली पेड मानते हैं। पहले केस किस में था? केवल लायबिलिटी में। अब लायबिलिटी में भी ऐसा होता है कि जैसे आपको यहाँ पर दे रखा था भाई, क्रेडिटर्स दे रखे थे, बिल्स पेबल दे रखा था, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था, पर बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, तो बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो उसको भी हम फुली पेड करते थे। ये तो पुराना ही है, तो टू बैंक करके यहाँ ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम? बिल्स पेबल। तो आई होप हमने सारे पॉइंट सीख लिए, हाँ या ना? अरे हाँ, ठीक है। तो लगभग हम क्लोजर की तरफ पहुंच रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा एक मिनट, क्लोज तो नहीं किया अभी। तो इसमें एक चीज और था, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में आपको ऐसे दिया हुआ था डेटर्स। डेटर कितने देते बेटा? 10,000 के, और लेस प्रोविजन दे रखा था 1,000 का, और यहाँ पर अमाउंट आ रही थी हमारी कितनी? 9,000। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? यहाँ पर कर देंगे बाय प्रोविजन, यहाँ पर आएगा लायबिलिटी में, ठीक है। बाय प्रोविजन कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए, ठीक है, बाय प्रोविजन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? टू सन्ड्री डेटर, कितने के? पूरे 10,000 के, ठीक है। ये हमेशा ऐसे दिया होगा डेटर प्रोविजन, तो डेटर का पूरा एसेट से रिलीज कर देंगे और उसको इससे रिलीज, यानी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज का मतलब क्या होता है? सोल्ड करना या बेचना या रिकवरी करना, वहां से पैसा बनाना, ठीक है। तो यहां तक हमने काफी चीजें सीख ली, अब आगे देखते हैं। तो हमने लगभग सारी एंट्री कर ली, अब आता है हमारा किसका काम? बताइए, बैलेंसिंग फिगर का। अब देखिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, प्लीज, है ना, समझिएगा। अब देखिए यहां मैंने इसको क्लोज किया, तो अगर मेरा बैलेंस इसका आता है 5 लाख और इसका आता है, इस तरफ का टोटल आ रहा है मेरा 3 लाख, तो ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर तो पैसा आ रहा है ना मेरा, तो 5 लाख आया और चुकाने पे, लायबिलिटी चुकाने पे 3 लाख का खर्चा आया, तो मेरा प्रॉफिट कितना का आया? 2 लाख का। तो जो बड़ा बैलेंस है यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे क्या लिख दूंगा मैं? टू गेन कह लो या प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है ना, पासन वैल्यू। और तीनों पार्टनर को ए बी सी, तीनों को उनके पीएसआर का अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पर कम आता और यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम आता, तो बाय लॉस
या जो भी लिखेंगे लो ऑन डिसोल्यूशन फिर A B C तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप यहां तक हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन किन किन वजह से होता है, डिसोल्यूशन का अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, डिसोल्यूशन में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, डिसोल्यूशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर पार्टनर पे करना है एसेट को रिलीज करके हम लायबिलिटी को पे अप करेंगे। तो यहां सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। Yes, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाई इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।